हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आज हम लोग बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। और जो आज का टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे बेटा कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हो गया आपका कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर पता होना चाहिए आपको क्या होता है और क्या कौन कौन से टाइप्स के कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कंडक्टर को चेंज करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज करवाते हैं या फिर डिक्रीज करवाते हैं। सारी बात को डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में मदद करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। तो द सब्सटेंस, तो क्या लिखोगे बच्चों, द सब्सटेंस which helps in the flow of current, in the flow of current. तो the substance which helps in the flow of current या which helps करंट के फ्लो में जो बेटा हेल्प करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर्स। या फिर द सब्सटेंस विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी लिख सकते हो, द सब्सटेंस which carries इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हो या कैरियर्स करते हो, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। अब बच्चों दो तरीके के कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा मेटालिक कंडक्टर, एक हो गया बच्चों हमारा मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा हो गया हमारा आयोनिक कंडक्टर। दूसरा क्या हो गया बेटा, आयोनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और दूसरा हो गया हमारा आयोनिक कंडक्टर। जैसा बच्चों आपको दिख रहा है, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, वो यहाँ पर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला पॉइंट अगर लिखता हूं तो मैं लिख देता हूँ बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे कौन होता है बच्चों, जैसा हमने लिखा हुआ आइंस। आयनिक का मतलब बेटा यहाँ पे कैटाइंस भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही वर्ड लिखेंगे सीधा। क्या लिखेंगे बेटा, आइंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ क्या लिखोगे, आइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों यहाँ पे आइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइंस वो कौन से भी हो सकता है, कैटाइंस भी हो सकता है, एनाइंस भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट बनता है, क्या बच्चों यहाँ पे मैटर ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, जैसा नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस बेटा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होता है, तो नहीं होता बेटा। यहाँ पे आइंस के टर्म में होता है क्या, तो यहाँ पे बेटा होता है। तो मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस। बेटा यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, केमिकल का भी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे नो केमिकल चेंज अकर, बेटा कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे होता है बेटा केमिकल चेंज होता है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बेटा, क्योंकि कैटाइंस और एनाइंस की रिएक्शन किसके बीच में होती है, केमिकल्स के बीच में होती है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस होंगे बच्चों यहाँ पे। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो बच्चों, ये फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इट डज नॉट फॉलोज फैराडेज लॉ। ये बेटा फैराडेज लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये फैराडेज लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि बच्चों हमने फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा था। वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, मेटालिक पर डिपेंड नहीं कर रहा था।
तो इट फॉलोज फैराडेज लॉज। फैराडेज के लॉ को बच्चों ये फॉलो करता है। इट फॉलोज फैराडेज लॉ। ये बच्चों फैराडेज लॉ को फॉलो करते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी या फिर मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज ये मेटालिक रॉड है बच्चों, यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा बच्चों, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपस में टकराने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे, तो फ्लो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो और जब फ्लो होने में प्रॉब्लम होती तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो यहाँ पे जो बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा। तो बच्चों जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोलिजन इंक्रीजेस। सो बेटा इसीलिए क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। इसीलिए कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आइंस का डिसोसिएशन और ज्यादा हो जाएगा। आइंस जितने पहले डिसोसिएट थे, जितने पहले ब्रेक थे, उससे ज्यादा ब्रेक कर जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन ऑफ आइंस और बढ़ेगा। तो मैं लिख देता हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ आइंस इंक्रीजेज, डिसोसिएशन ऑफ आइंस इंक्रीजेज। और डिसोसिएशन ऑफ आइंस इंक्रीज करोगे बेटा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ आइंस बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ आइंस इंक्रीजेज, सो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। बच्चों कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे सर कंडक्टिविटी आइंस पे डिपेंड करता है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे आइंस का डिसोसिएशन बढ़ गया, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि कोलिजन होता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन आयनिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से आइंस का डिसोसिएशन बढ़ता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ये तो बच्चों हो गया आपका डिफरेंस। अब मैं आगे बात करता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। कुछ बेटा फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। और पहला फैक्टर जिसमें है रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में हम बात करते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होती है इसकी यूनिट्स। बच्चों आप लोग पहले के सारे लेक्चर्स देख लेना, तभी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हर एक लेक्चर को आप लोग देखते चलो और नोट्स तैयार करते चलो। तो बच्चा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैं लिखता हूं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूं। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है बच्चों। क्लास 10th में रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैपिटल R से बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो बेटा एक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ऐसा हम लिख लेते हैं, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करता है बेटा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो भी फ्लो हो रहा होता है चार्ज, उसको ये अपोज करता है। इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो रेजिस्टेंस होता क्या है, तो देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है रो L अपॉन में A होता है। ये कैसे आया, तो देखो बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ क्या होता है बेटा, और अभी बात करते हैं। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A। तो लेंथ क्या होता है और A क्या होता है, तो लेंथ होता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस को बोलते हो बेटा लेंथ।
जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड बेटा मेरी हो गई एनोड की ऑक्सीडेशन वाली, और दूसरी इलेक्ट्रोड हो गई मेरी कैथोड की रिडक्शन वाली। ये बच्चों मेरी एनोड हो गई और ये मेरी कैथोड हो गई, और इन दोनों का डिस्टेंस बेटा इन दोनों में मैंने कनेक्ट कर दिया, एक सेल कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे जो बेटा कंडक्टिविटी हो रही है ये दैट इज कॉल्ड दिस लेंथ, जो इन दोनों के लेंथ है बच्चों दैट इज कॉल्ड एल, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन प्लेट्स बोलो या फिर बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोड्स के बीच का क्रॉस सेक्शन का एरिया दैट इज कॉल्ड ए। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों को कंबाइन करा हमने तो हमारे पास क्या आया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे बच्चों एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये कांस्टेंट आ जाता है हमारा। और ये बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी आ जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी होता है। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मटेरियल और डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। तो इस बात को आप अलग से लिख सकते हो, टेम्परेचर, मटेरियल और डायमेंशन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट जानते हैं हम, ओम होती है। ओम ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, आप सिंबल भी बना सकते हो ओम का। तो ये आपका रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। तो बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था रेजिस्टेंस। दूसरा क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस होता है हमारा, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और कैपिटल जी से बोल सकते हो। तो ये होता है कंडक्टेंस, तो आपको बचपन से पता हुआ है, इट इज इनवर्स ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल बोल सकते हो, प्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का बेटा होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा कर दो तो आप क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस बन जाएगा। तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन में आर हो गया। आर की वैल्यू बेटा मैं पुट करूंगा तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होगा, तो ए ऊपर हो जाएगा। तो ए अपॉन में रो एल लिख सकता हूं मैं बच्चों, ए अपॉन में रो एल हो गया हमारा कंडक्टेंस। इसकी जब मैं यूनिट की बात करूंगा बच्चों, यूनिट की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, जो रेजिस्टेंस का यूनिट था वही कर दूंगा मैं। तो ओम इनवर्स कर सकता हूं क्या बच्चों, यूनिट की बात करूंगा क्योंकि 1 अपॉन में रेजिस्टेंस था। ओम इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सिंबॉलिक फॉर्म में, ओम इनवर्स। और जब मैं इसको इनवर्स को बेटा सीधा करूंगा तो क्या हो जाएगा, महो बन जाएगा, ये महो, MHO। ओम इनवर्स को सीधा कर दिया मैंने तो क्या बन गया बेटा, महो। और इसका साइंटिफिक नेम भी दे सकते हो साइमन, साइमन बेटा। तो इसकी चारों यूनिट्स हो गई, आप ओम इनवर्स बोलो, ओम बोलो, महो बोलो या साइमन बोलो। ये क्या हो गया बच्चों, कंडक्टेंस हो गया। थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड क्या होता है हमारा, तो हम बोल सकते हो रेजिस्टेंस की जगह पर हम बोल सकते हैं बेटा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। और रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग बेटा रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, रो से बोल दोगे बच्चों। तो हमारे पास इसको मैं अगर सीधा करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। इसकी यूनिट की जब मैं बात करता हूं तो यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, आर की यूनिट हमें पता है ओम थी, ओम होती है आर की यूनिट। ए की यूनिट बता, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ क्या हो गया, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ओम, ओम और मीटर। ये ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, ओम और मीटर। और सेंटीमीटर की फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर मैं एरिया जो कर दूं, एरिया इज इक्वल टू अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूं या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, और जो लेंथ था बेटा वो 1 मीटर कर दूं और या 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, एरिया बेटा हो गया, लेंथ 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर कर दूं। और जो यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं या 1 मीटर क्यूब कर दूं, 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं। तो बच्चों यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू और एल की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा।
ए की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी और एल की वैल्यू पुट कर दी, तो जब मैं एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लूँ या 1 मीटर स्क्वायर रख लूँ, लेंथ को 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर रख लूँ, तो जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है 20 सेंटीमीटर क्यूब के। तो मैं इसकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी व्हेन 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं लिख देता हूँ बेटा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी become equal to resistance at 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेटा 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की इक्वल हो जाएगा, एरिया और लेंथ की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो रो इज इक्वल टू आर हो जाता है बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस के बाद हमारा 3 पॉइंट हो गए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब हम इसके बाद बात करेंगे बच्चों कंडक्टिविटी, इसके बाद हम बात करेंगे, अब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो बच्चों नोट करते चलो, आप लोग नोट अच्छे से करते चलो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा कंडक्टिविटी क्या होता है वो भी देख लो, या और कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों हम लोग करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बेटा हम लोग कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी को हम कप्पा भी बोलते हैं, कप्पा, और इसको बेटा हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, ये भी क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है बेटा, रेजिस्टिविटी की इनवर्स होता है, तो क्या लिख सकते हो, इट इज इनवर्स ऑफ, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के इनवर्स होता है बच्चों ये भी, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया। इसकी बच्चों अगर मैं फॉर्मूला करता हूं तो 1 अपॉन रो की वैल्यू होती है क्या, आर ए अपॉन में एल, एल ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया, एल अपॉन में आर ए, एल की यूनिट होती है मीटर और आर की यूनिट हो गई आपकी ओम और ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बना हमारा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को मैं क्या लिख सकता था, महो लिख सकता था, और तो मैं लिख लेता हूँ इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूँ, और ओम इनवर्स को मैं लिख सकता था महो मीटर इनवर्स लिख सकता था बेटा, और इसको मैं क्या लिख सकता था, साइमन भी लिख सकता था। तो आप साइमन वाली यूनिट में भी इसको कन्वर्ट कर लोगे बच्चों, साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये इसकी यूनिट हो गई। अब हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या कर देंगे, दोबारा से आप क्या कर दोगे बेटा, जैसे हमने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाई थी, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रख दोगे तो भी किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, फिर इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके बाद अब हम लास्ट पढ़ देते हैं, एक और सेल कांस्टेंट होता है, एक और बच्चों सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या होता है, तो C इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू L अपॉन में A, लेंथ पर यूनिट एरिया। तो मैं लिख देता हूं इट इज डिफाइंड एज लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज लेंथ पर यूनिट एरिया। बेटा लेंथ पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई L अपॉन में A, तो L अपॉन में A को मैं L को क्या लिख सकता हूं बेटा, मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ये हुआ बच्चों मीटर इनवर्स। ये हमारे सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। इसके बाद बेटा हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन के जी एंड सी, के जी एंड सी। के का मतलब क्या हो गया बच्चों, कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हो गया बच्चों कप्पा, ये हो गया कप्पा, या फिर हो सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी हो गया कंडक्टेंस, जी क्या हो गया बच्चों, कंडक्टेंस हो गया, और सी क्या हो गया आपका, सेल कांस्टेंट हो गया। के जी एंड सी बच्चों ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, के जी एंड सी। तो हमें बच्चों देखो के पता होता है क्या होता है, 1 अपॉन में रो होता है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं
किसमें, एल अपॉन में आर ए, जैसा हमने यहाँ लिखा हो, देखो एल अपॉन में आर ए हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों मैं स्मार्ट काम कर रहा हूँ, इसको मैं 1 अपॉन में आर इंटू एल अपॉन में ए लिख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे सर लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो हमारे पास रिलेशन आ गया K इज इक्वल टू जी इंटू सी। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका छोटे छोटे पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स है। इसके बाद बेटा हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हमारे बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए बच्चों। तो ये आपके छोटे छोटे बच्चों वाले पॉइंट थे, इन पॉइंटों को आप लोग याद रखोगे। यहाँ से भी कोई एक न्यूमेरिकल बन जाता है, और पिछले 2018 में ही पूछा गया न्यूमेरिकल यहीं से था। अब हम बच्चों पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट से टॉपिक है हमारे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। होता क्या है बच्चों, तो मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट थी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जितनी कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, या फिर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों ऐसे, द कंडक्टिविटी कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called molar conductivity, is called molar conductivity of that solution, बेटा मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी उस सॉल्यूशन की। बात समझ पा रहे हो क्या, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे हम मान लेते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, मैं लिख देता हूं बच्चों, लेट करके चलते, लेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की बच्चों मोलर कंडक्टिविटी हमने मान ली K है। और यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ बच्चों, देखो डायग्राम देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हो गया बच्चों, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया। ये हमने सर्किट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा, और इस सॉल्यूशन को हमने कंप्लीटली डिप कर दिया, इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कंप्लीटली डिप कर दिया, और इनका सेंटीमीटर जो बेटा 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, और 1 सेंटीमीटर इनका डिस्टेंस हो गया इलेक्ट्रोड्स का दोनों का बच्चों। तो ऐसी डेफिनेशन भी बना सकते हो आप लोग मोलर कंडक्टिविटी का कि व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन in the presence when the distance between electrode is 1 सेंटीमीटर। तो और इस टाइम पे बच्चों जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला, दोबारा सुनो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने डिसोसिएट किया जब उन दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था और इलेक्ट्रोड्स कंप्लीटली डिप होनी चाहिए। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, इसको आप डिफाइन की तरह भी यूज कर सकते हो बच्चों। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। इस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने क्या लिख दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट इसके हो गया। तो मैं बोल देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब कर देता हूँ बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या बोल दूंगा, K इंटू वी बोल दूंगा। तो इंटू हो गया K इंटू वी। अब हम बेटा मान लेते हैं लेट द कंसेंट्रेशन कितना हो गया बच्चों हमारे पास, तो कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन हमने m मान लिया बच्चों। तो अगर मैं कंसेंट्रेशन बोलना चाहूं या कंसेंट्रेशन, लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मतलब करना चाह रहा हूं मैं।
तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों यहाँ पे करना चाहूँ, 1 मिनट रुको, तो द कंसेंट्रेशन ऑफ 1 लीटर या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन बोल दूं इसको, तो मैं कितना बोल सकता हूँ बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूँ, क्या 1 लीटर को बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूँ बेटा। तो मैं बोल देता हूँ 4 एम मोल्स, 4 एम मोल्स, एम मोल्स के लिए करूंगा तो कितना कर दूंगा, तो 1000 अपॉन में एम कर दिया बच्चों, ये कितने मोल के लिए हो गया, 1 मोल के लिए हो गया, ये एम मोल्स के लिए। लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ एम मोल्स के लिए एम था, एम मोल्स के लिए हमने क्या मान लिया, एम मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ एम मोल इलेक्ट्रोलाइट, एम मोल इलेक्ट्रोलाइट मान रहे हैं हम लोग, तो हमने एम मोल्स के लिए इतना मान लिया बच्चों, तो 1 मोल्स के लिए कितना मान लूंगा, 4 1 मोल, ये कितना के लिए बेटा, 4 1 मोल, ये एम मोल्स के लिए था। लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ 1 लीटर फॉर एम मोल्स के लिए इतना मान लिया, तो 1 मोल के लिए कितना हो गया, इतना हो गया बच्चों, इतना मोल के लिए हो गया। अब मैं वी मोल्स के लिए बात कर सकता हूं, तो इतना हो गया। अब मैं वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो लैम्डा एम क्या बन जाएगा हमारा, लैम्डा एम बन जाएगा के इंटू 1000 अपॉन में एम, क्योंकि बच्चों ये वी के लिए था ना, वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम के लिए था, तो हमारा कितना बन गया बेटा, के इंटू 1000 अपॉन में एम। आपको सिर्फ इसको याद रखना बच्चों, और कैसे आया कुछ याद नहीं रखना आपको। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यूनिट क्या होगी बच्चों, के की यूनिट हमें पता है मोल इनवर्स होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ओम इनवर्स बोल सकते हो, और हमने क्या पढ़ा था, के की यूनिट ओम इनवर्स बोल सकते हो, और सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो, या मीटर इनवर्स बोल सकते हो। तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। अपॉन में बच्चों मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूँ बच्चों, में बोल सकता हूँ, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, तो क्या बना दूंगा बच्चों, इसकी यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये मोल अपॉन में मोल। तो बेटा इसकी कंप्लीट यूनिट क्या बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों क्या बन गई, मोल इनवर्स। अच्छा, इसी यूनिट को अगर मैं बच्चों मीटर की टर्म्स में लिखना चाहूं, इसी यूनिट को अगर मैं मीटर की टर्म्स में लिखना चाहूं, तो इन टर्म्स ऑफ मीटर कैसे लिखूंगा मैं, इन टर्म्स ऑफ मीटर, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ मीटर, मीटर के टर्म्स में कैसे लिखूंगा बच्चों, तो कैसे लिखोगे आप, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में एम इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा बच्चों, ये मीटर हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हो गया ओम इनवर्स, ये हो गया बच्चों क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स, ये बच्चों इसकी मीटर के टर्म्स में यूनिट हो गई। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो यहाँ पे लैम्डा एम की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर के टर्म्स में होती है, अगर कभी मीटर के टर्म्स में आ जाती है तो हम लोग क्या बोल देंगे, 10 टू द पावर -6 से इसको इंटू कर देंगे। अब हमें बच्चों पढ़ना होता है, एक और होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, सीधा ट्रिक याद रखोगे आप लोग कर लोगे। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या होता है बच्चों, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे किसके लिए था, 1 मोल के लिए था, तो यहाँ पे क्या लिखो, कंडक्टिविटी कैरिड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट is called equivalent conductivity, is called equivalent conductivity, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेटा जेई में क्वेश्चन बन सकता है, नीट में क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड से यहाँ से कम पूछता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास हो गया लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में, यहाँ पे बच्चों एन आ जाता है, नॉर्मेलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाता है, नॉर्मेलिटी आ जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मेलिटी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, दोबारा से सीख लो आप लोग। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस एन कितने रिप्लेस होते हैं एसिड के केस में, एसिड के केस में होता है नंबर ऑफ H प्लस एन, बेस के केस में होता है नंबर ऑफ OH माइनस आइन, नंबर ऑफ OH माइनस आइन।
और बच्चों ऐसे ही चार्ज के केस में होता है या फिर आयंस के केस में होता है मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज बच्चों अगर आपको नॉर्मलिटी अच्छे से पढ़नी है तो आप सॉल्यूशन वाले लेक्चर पर जाओ, वहां पर देख लो, अच्छे से हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन बना हुआ था आपका कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इक्वल होगा या फिर बराबर होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नेवर बी ग्रेटर देन मोलर कंडक्टिविटी। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ के रखोगे। क्यों बेटा? क्योंकि मोलैरिटी क्या, नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। इसलिए लैम्डा एम जो हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी, ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता इक्विवेलेंट कंडक्ट, मतलब लैम्डा एम हमेशा ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता लैम्डा एम से। ये बच्चों आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे लेवल के, जो आप बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग गलत कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर बच्चों आगे टॉपिक्स पे मूव करेंगे। अगर आपसे बोला जाए बेटा कि डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा कंडक्टिविटी पे, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, इसको लिख लेना आप लोग स्टार लगा के। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा ऑन लैम्डा एम, लैम्डा इक्विवेलेंट एंड के। क्या है बेटा? कंडक्टिविटी बोल सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हो, कप्पा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया बच्चों ये। और ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। और ये आपका कप्पा हो गया, कप्पा बोल सकते हो। इस पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हो बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हो। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के करने से या फिर डाइल्यूशन के, मान लो सपोज करो पहले एक कंटेनर था, 1 लीटर वॉल्यूम था और 1 मोल सब्सटेंस था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था। अभी हमने क्या कर दिया बच्चों? 2 लीटर कर दिया, 2 लीटर कर दिया सॉल्वेंट, और यहाँ पर भी 1 मोल ही है, 1 मोल ही यहाँ पर भी है। तो बच्चों यहाँ पे आइंस जो होंगे वो थोड़े पास पास में आइंस होंगे, और जब पास पास में होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे डाइल्यूशन किया, जैसे ही आपने बच्चों यहाँ पे डाइल्यूशन किया, आइंस का इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब आइंस दूर दूर हो गए। और जब आयंस दूर दूर हो जाएंगे तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन के करने से क्या हुआ बच्चों? इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मैं लिख देता हूं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेज, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेज, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, इंक्रीजेज। सो मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेज, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेज, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेज। और बच्चों जब मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज होता है तो याद रखना आप, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की दोनों ये हमेशा मूवमेंट ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ आयंस होगा उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। तो मैं लिख देता हूं, एज मूवमेंट ऑफ ions increases, lambda m and lambda equivalent also increases, तो बेटा डाइल्यूशन के करने से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है बच्चों, ये जो डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किस पर डिपेंड करती है बच्चों? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम किस में हो सकता है? सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है आपका, आपने सेंटीमीटर क्यूब में रखा है। तो यहाँ देखो बच्चों, 1 लीटर में 1 मोल था, इसका मतलब क्या हो गया? 1 लीटर में ज्यादा मोल्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 2 लीटर के अंदर भी अभी 1 मोल्स ही है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 लीटर के अंदर अब हाफ मोल्स बचे होंगे,
यहाँ 1 लीटर में 1 मोल था, यहाँ 2 लीटर में 1 मोल तो हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि आयंस का तो डिसोसिएशन हो गया है। तो 1 लीटर में क्या हो गया, हाफ मोल्स बचे होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो मैं लिख देता हूं ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, जो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बेटा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी बच्चों डिक्रीज हो जाती है, ये एरो का मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बनती है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेटा वो ज्यादा डिसोसिएट करते हैं एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इस पे अभी हम बात करेंगे 5-7 मिनट के अंदर। इस बात को आप लोग लिखो बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। उसके बाद अब हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा बच्चों और वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा। तो किसके केस में ज्यादा डिक्रीज होगा, किसके केस में कम डिक्रीज होगा, अब हम इनकी बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो बच्चों थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स की जब मैं बात करूंगा तो बच्चों 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा हमारे पास बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको मैं बड़ा वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बच्चों वो 100% डिसोसिएट होते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 100% था, या फिर अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही थी, कंप्लीटली डिसोसिएट थे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में 1 इज ग्रेटर देन, फिर ऐसा बोल सकते हो कि लेस देन 100%, लेस देन बच्चों 100% से कम ही टूटता है। हमेशा डिसोसिएशन जो होगा बच्चों 100% से कम ही होगा। तो आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो आप कहोगे जिसके आयंस ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इट हैव ग्रेटर या फिर मोर कंडक्टिविटी, इसकी बड़ा ज्यादा कंडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए और वीक के लिए अलग आए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहले हम लोग बात करते हैं, तो 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप लोग इनिशियल टाइम पे, मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको, एक्सपेरिमेंट है बच्चों। एक कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट बच्चों कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और एक कंटेनर के अंदर 1 मोल इधर भी रख दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपसे कोई बच्चों बोले कि बताओ कौन ज्यादा डिसोसिएट होगा या कौन कम डिसोसिएट होगा, या फिर आपको 2 हाथ में दे दे, इसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग और इसमें वीक, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है? तो आप हमेशा याद रखोगे, जब भी कभी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करवाना होगा या इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप बच्चों डाइल्यूशन करते चलो। आप डाइल्यूशन करते चलोगे, आयंस डिसोसिएट होते जाएंगे। तो जितना पहले था उसका बच्चों 50% डिसोसिएट हो जाएगा, और डाइल्यूशन करोगे और 50% डिसोसिएट हो जाएगा, और लास्ट में जाते जाते अगर 99.9 के आसपास डिसोसिएशन हो रहा है या 99% के आसपास डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और अगर बेटा आप डाइल्यूशन करते गए डाइल्यूशन, और आपका मैक्सिमम डिसोसिएशन जो हो रहा है वो 50%, फर्स्ट स्टेप में बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में 50% ही डिसोसिएट होता है। तो आप लोग फर्स्ट स्टेप में डिसाइड नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। आप डाइल्यूशन कंटिन्यू करते जाओ जब तक कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ना हो जाए, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे आयंस डिसोसिएट हो गए। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमेशा 65 to 70% ही डिसोसिएट होगा।
आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इतना ही ऑब्जर्व कर पाओगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 99.5% या 99% के आसपास हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आपसे पूछेगा आपने कैसे आइडेंटिफाई किया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप क्या कहोगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन strong electrolytes dissociates completely. Strong electrolytes dissociates completely. Strong electrolytes बेटा dissociates हो जाते हैं completely. So its conductivity become maximum. So its conductivity become maximum बेटा मैक्सिमम हो जाता है। और इसको एक्सप्लेन किया है हमारे, किसने किया है, तो इसको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन बाय बेटा डेबे, एक साइंटिस्ट है हमारे पास, डेबे हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन। तो बेटा डेबे हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन से इसको हमने एक्सप्लेन किया है। ये साइंटिस्ट हुए हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप कितना भी डाइल्यूट कर लो लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी वो 65 से 70% उठता है। तो मैं लिखता हूं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट it never dissociates completely. In case of weak electrolytes it never dissociates completely बेटा कभी डिसोसिएट नहीं होगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल्सो बेटा ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इनको एक्सप्लेन किसने किया, कोलार्च लॉ ने किया, KOLAUSCH कोलार्च लॉ। इनको बच्चों किसने एक्सप्लेन किया, कोलार्च लॉ ने किया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसने किया बेटा, डेबे हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन ने किया, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कोलार्च लॉ ने किया। तो इन दोनों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, इतना आप लोग नोट कर लो। अब हम बात करेंगे डेबे हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन की। तो बेटा इतना नोट कर लो आप लोग और नोट्स को अच्छे से तैयार करते चलो। तो अब हम बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने समझा डिफरेंस कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएट नहीं हो पाता। तो बेटा कोलार्च लॉ क्या होता है और डेबे हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन क्या बोलती है, तो मैं लिख देता हूं डेबे हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन। इन्होंने बेटा क्या कहा, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा, और इन्होंने क्या कहा, एक इक्वेशन दी, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट में सी। ये बच्चों इनकी इक्वेशन थी, बड़ी ही काम की इक्वेशन थी। लैम्डा एम क्या था, तो यहां देखो लैम्डा एम था बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी पे हो गया बेटा। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे, एनी कंसंट्रेशन। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या था बच्चों, तो ये था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम एक और नाम बोल सकते हैं जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो कंसंट्रेशन हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी का मतलब एनी कंसंट्रेशन हो गया बेटा, और बी क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये लैम्डा एम हो गया, और बी क्या हो गया बेटा, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट ये होता है बेटा, ये वेरी करता है इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेरी करता है, इट वेरीज विद इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ वेरी करता है। लेकिन इफ, मैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ये रीजन असर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, इफ टेम्परेचर remains constant then
द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इज ऑल्सो कांस्टेंट। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो V की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। और C क्या है बच्चों आपका, C क्या है, C4 कंसंट्रेशन। C4 क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को बच्चों अगर मैं एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारे पास देखो एक इक्वेशन होती है, मैं लिख देता हूं लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे बच्चों माइनस आ रहा है, यहाँ पे इस इक्वेशन की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दो। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, बेटा ग्राफ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। तो मैं देखो बच्चों स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है इसका, मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। इस टाइप का कुछ बड़ा ग्राफ होता है इसका, और यहाँ पे ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, 100 की तरफ ही है, ऐसे हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो गया, वाई एक्सिस पे क्या हो गया हमारे पास, लैम्डा एम कंसेंट्रेशन हो गया, और एक्स एक्सिस पे अंडर रूट में सी हो गया। ये बड़ा इंटरसेप्ट हो गया इसका ये, और स्लोप आपका माइनस बी हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका स्लोप हो गया। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे बेटा क्या होगा, लिमिटिंग होगा। यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन है, ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, y एक्सिस हो गया। तो y एक्सिस पे क्या होगा, लैम्डा एम सी। ये आपकी सारी इक्वेशन हो गई बेटा। इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट मान के चलोगे और ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलोगे। ये बच्चों डेवे-हेक्कल-ऑन्सगर इक्वेशन हुआ। क्या हुआ, डेवे-हेक्कल-ऑन्सगर इक्वेशन किसके लिए था, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था बच्चों। किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेटा लिए खोलार्च लॉ आए। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन है, इसको नोट करो अच्छे से, मैं मिटाता हूं। अब हम बच्चों बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो मैं लिख देता हूं कोलार्च लॉ, KOHLRAUSCH, कोलार्च लॉ। किसके लिए बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा पहले आप उसको समझो। तो इन्होंने कहा अगर मैं एसिडिक एसिड हो, एसिडिक एसिड बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिडिक एसिड को जब आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड माइनस और H पॉजिटिव, ये बाई कार्बोक्सिलिक आयन हो गया। तो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड माइनस हो गया और H पॉजिटिव हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेटा कब की बात चल रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही पता चला था हमें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इनके हिसाब से इन्होंने क्या बोल दिया अपने लॉ के अंदर, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of ionic conductivities, is the sum of ionic conductivities of their constituents ions, of their constituents ions। बच्चों अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालना चाहूंगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा एम CH3 C डबल बॉन्ड H इज इक्वल टू लैम्डा एम किसकी बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ देयर आयनिक कंडक्टिविटी दैट कांस्टिट्यूएंट्स इन। तो लैम्डा एम CH3 C डबल बॉन्ड माइनस प्लस लैम्डा एम और CH3 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, H पॉजिटिव। ये बच्चों हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा आयनिक कंडक्टिविटी इसके इक्वल होंगे। ये इसकी क्या हो गई, आयनिक कंडक्टिविटीज हो गई। ये बच्चों क्या हो गई, दोनों ये दोनों क्या हो गई, आयनिक कंडक्टिविटीज हो गई।
तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलेशन पे आयनिक कंडक्टिविटी इसके सम के इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलेशन। जैसे बच्चों लैम्डा एम अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा एम Na पॉजिटिव और लैम्डा एम Cl नेगेटिव, इस टाइप से लिख सकते हो बेटा आयनिक कंडक्टिविटीज। सिंबल भी बना सकते हो आप इनफाइनाइट डायलेशन का। तो ये आपका इक्वेशन हो गया बच्चों। इसके क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको 3 से 4 इक्वेशंस दी होंगी, उन इक्वेशंस में आप कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो और आप अपने एक फाइनल इक्वेशन को निकालो। यही इस इक्वेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। कोलार्ज लॉ के एप्लीकेशन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन है बच्चों, क्या है तो यहाँ देखो एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ज लॉ। यहाँ बेटा एप्लीकेशन की बात करोगे, एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन है। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 100 होता है हमेशा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता नहीं है, तो कितने परसेंट डिसोसिएट हो, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो होता क्या है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन में लैम्डा एम इन्फिनिटी इंटू 100 कर दोगे, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा बच्चों। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है आपका, यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन होता है बेटा कांस्टेंट निकालने के लिए। तो फॉर कांस्टेंट, फॉर एसिडी कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, फॉर Ka या फिर कांस्टेंट। तो बेटा Ka क्या होता है, Ka इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये बच्चों हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन और अल्फा का मतलब हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 माइनस अल्फा कर दोगे बेटा, ये इक्विलिब्रियम से आया था। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आसान होता है, आराम से आप लोग कर लोगे। डाइल्यूशन का केस होगा बच्चों, यहां मैं कर देता हूं फॉर डाइल्यूशन। अगर बच्चों डाइल्यूशन वाला केस है तो क्या कर दोगे आप, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकालना है आपको तो क्या कर दोगे, Ka अपॉन में अंडर रूट लगा दोगे बच्चों, Ka अपॉन में C। तो ये आपका अल्फा का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो यही बच्चों छोटे छोटे इसके 2 एप्लीकेशन थे। इसके बाद इसका लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। और बेटा इसके क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी से जम के प्रैक्टिस करो, जेई की बुक से कर लो या फिर नीट की बुक से कर लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन में ध्यान देना, 3-4 इक्वेशन होती है, 3.7, 8, 9 क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी का, 3.7, 3.8, 3.9 एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे। 2 इक्वेशंस आपको दी होंगी, 3 इक्वेशंस, तीनों में से कोई ना कोई मर्ज करो और किसी को सब्सट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाता है। आज के लेक्चर में बड़ा इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।